आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो मेंटोर। आज हम जो है स्टडी ऑफ बायो एनर्जेटिक्स लेक्चर नंबर 11 एमडी कैट यूएचएस 2020 जो है स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है या उसके बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है और उसके बाद जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की तरफ आते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले पिगमेंट्स को डिफाइन करते हैं। पिगमेंट्स जो है ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि क्या करते हैं, विजिबल लाइट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। और कौन सी विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं? जिसकी वेवलेंथ जो है 380 से लेके 750 नैनोमीटर की रेंज में होती है, उसको अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनमें से मेन जो पिगमेंट है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का स्टेटस देखें तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है लाइक CCl4 और अल्कोहल। उसके बाद इसकी जो अक्रेंस है क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी की फॉर्म में पाया जाता है। यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी में ये मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया में भी ये क्लोरोफिल होता है लेकिन इसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं और ये जस्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाती है। उसके बाद वेवलेंथ जो है आमतौर पे वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ है। लीस्ट जो ऑब्जॉर्व हो रही है इनमें ग्रीन, येलो एंड इंडिगो है। स्ट्रक्चर अगर इसकी देखी जाए तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है जबकि हाइड्रोफोबिक इसकी क्या है, टेल है। और ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है फ्लैट स्केयर है, लाइट अब्जॉर्बिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें पोरफिरीन रिंग मौजूद होता है और इसके सेंटर में जो एटम है वो क्या है, मैग्नीशियम आयन मौजूद होते हैं इसके सेंटर में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, तो आपको आंसर देना होगा हाइड्रोफिलिक हेड है, जबकि टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। उसके बाद इसका जो सेंट्रल आइन है उसमें वो कौन से मौजूद है, मैग्नीशियम आइन मौजूद है। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। उसके बाद क्लोरोफिल ए जो है मोस्ट अबेंडेड है और इंपॉर्टेंट जो है पिगमेंट है और टेक पार्ट डायरेक्टली इन दी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में डायरेक्ट जो है क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इधर आप डायग्राम में देखें ये सेंट्रल जो है मैग्नीशियम आइंस ये मौजूद है। उसके बाद ये नाइट्रोजन के चार जो है पैरोल रिंग जो है इसको कवर कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये मैग्नीशियम आइंस ये सारा हेड स्ट्रक्चर जो है पोरफिरीन रिंग कहते हैं इसको। उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी की तरफ आ जाते हैं। तो जब हम डिफरेंस क्लोरोफिल ए और बी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखें इनका मोलेकुलर फार्मूला देखते हैं। क्लोरोफिल ए का मोलेकुलर फार्मूला जो है इसमें कार्बन 55 है, नाइट्रोजन 72 है, O5 है, N4 और मैग्नीशियम। और जबकि इधर क्लोरोफिल बी देखें तो इसमें भी कार्बन 55 है लेकिन आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन जो है कम हो गए और इसी तरह ऑक्सीजन 6 हो गए, जबकि इधर ऑक्सीजन 5 थे तो एक ऑक्सीजन ऐड हो गया N4 और मैग्नीशियम। जबकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है सेम है क्लोरोफिल ए और बी में, और इसी तरह कार्बन भी सेम ही है दोनों क्लोरोफिल ए और बी में। तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं कि कौन सा जो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स है जिसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, और कौन सा इधर जो है बढ़ रहा है। तो इसके ये जो याद रखने हैं कि ऑक्सीजन 5 है तो इधर ऑक्सीजन 6 था, तो इधर हाइड्रोजन जो है 72 है तो इधर 70 है। इसी हवाले से अगर इनके फंक्शनल ग्रुप आप देखें तो इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप है CH3 है, जबकि इधर क्या है CHO है। तो आप इस फंक्शनल ग्रुप से भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है कम हुई है और ऑक्सीजन जो है क्या हुई है, इंक्रीज हुई। अक्रेंस है जी ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सब में पाया जाता है एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नहीं होता क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल रखते हैं। उसके बाद इन क्लोरोफिल बी क्या है, इसका काम इन एसोसिएशन विद क्लोरोफिल ए इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन एल्गी हैं, सब में जो है क्लोरोफिल बी जो है पाया जाता है और ये क्लोरोफिल ए के साथ एसोसिएट कर रहा होता है। उसके बाद फॉर्म देखेंगे, डिफर स्लाइटली इन दियर रेड अब्जॉर्बिंग पीक्स जो है इनकी 670 है, 680 नैनोमीटर है या 690 है, 700 नैनोमीटर है। नो सच अ डिफरेंट फॉर्म, इसमें कोई इस तरह की फॉर्म जो है अब्जॉर्ब नहीं की गई।
जबकि कलर जो है ब्लू ग्रीन है और इसका जो है क्या है येलो ग्रीन है क्लोरोफिल बी का जो है। नेक्स्ट जो है क्रेटिनाइड जो है, इसको जो है क्रेटिनाइड को एक्सेसरी पिगमेंट्स के तौर पे देखेंगे। इसमें कलर है येलो एंड रेड टू ऑरेंज है और उसके बाद वेवलेंथ है, जबकि ब्लू वायलेट रेंज इनकी वेवलेंथ है लाइट की, ये लाइट है। जबकि स्टेटस जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स है, क्रेटिनाइड्स पे जो लाइट पड़ेगी वो क्लोरोफिल बी को देगा और क्लोरोफिल बी जो है आखिर पे प्राइमरी पिगमेंट जो कि क्लोरो ए है इस प्राइमरी पिगमेंट्स को दे देगा। उसके बाद फंक्शन है broaden the spectrum, protect the chlorophyll by absorbing and dissipating the intense light, may be protect the human's eye। तो ये इसका जी फंक्शन थे 2-3। नेक्स्ट जो है हम कुछ प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमने टॉपिक कवर किया उससे रिलेटेड देखते हैं कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू जो कि प्रीवियस यूएचएस में जो है पूछे गए हैं। विच पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब द लाइट, क्लोरोफिल का कौन सा पार्ट जो है लाइट को अब्सॉर्ब करता है? फाइटोल जो कि टेल है, पोरफ्रीन जो कि रिंग है, पेरोल जो कि नाइट्रोजन के 4 रिंग है, मैग्नीशियम को कवर कर रहे हैं, थैलाकाइड मेम्ब्रेन। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो पोरफ्रीन रिंग है। पोरफ्रीन रिंग जो है लाइट को क्या कर रहा होता है? अब्सॉर्ब कर रहा होता है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए अभी हमने देखा है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है? CH3 है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम पे आ जाते हैं। अब अगर हम बेसिक देखें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम की, तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? ग्राफ शोइंग रिलेटिव अब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कि ऐसा ग्राफ है जो कि शो करता है कि डिफरेंट पिगमेंट्स ने जो है कौन सी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या किया है? जज्ब किया है। जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं? ग्राफ शोइंग द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ड्राइविंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस ग्राफ में हम ये देखते हैं कि जो लाइट जज्ब हुई है उसका क्या इफेक्ट हुआ है, उसने कितनी जो है फोटोसिंथेसिस कराई है, उसका फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट हुआ है, ये हम एक्शन स्पेक्ट्रम में देखते हैं। जबकि वेवलेंथ की बात करें तो इसमें ब्लू जो है और रेड वेवलेंथ जो है उसको जो है अब्सॉर्ब कर रहा है, जबकि यहाँ पे इस तरह का कोई खास डिफरेंस जो है अब्सॉर्ब नहीं किया गया। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक की बात करें तो ये नैरो हैं, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में पीक की बात करें तो ब्रॉडर हैं। अभी हम ये जो ग्राफ है उसमें भी देखेंगे कि किस तरह पीक्स नैरो हैं और एक्शन में किस तरह ब्रॉडर हैं। साइंटिस्ट जिसने कंसेप्ट दिया था, आपकी बुक में इसका लिखा हुआ है, एक्शन स्पेक्ट्रम का, एंगलमैन ने जो है इन 1883 में दिया था जो कंसेप्ट है। और सबसे पहले जो है उसने स्पैरोजेरा जो ग्रीन एल्गी है उस पे एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो है ऑब्जर्व किया था, जबकि इस तरह का कोई जो है एविडेंसेस जो है आपकी टेक्स्ट बुक पे जो है नहीं मिलता। एक्सपेरिमेंट जो है इस पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस तरह आपको बता रहा हूँ स्पायरोजेरा पे। तो स्पायरोजेरा में ये ऑब्जर्व किया गया कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो है उस साइड, एक साइड पे थे, तो इसका मतलब है जहाँ के ऑक्सीजन बन रही थी तो एरोबिक बैक्टीरिया ने उस तरफ ही मूव किया। तो इसका मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है तो लाइट भी उस एरिया में क्या हो रही है, जो है ज्यादा जो है फोटोसिंथेसिस भी उस एरिया में हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट जो है इसमें अगर वैली की बात करें तो इसमें ब्रॉडर है और डीप होती है, और जबकि इधर बात करें तो नैरो है, नॉट डीप है। आप इधर इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये जो है पीक है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें आप यही पढ़ के हैं कि यहाँ पे जो है नैरो है, ये देखें यहाँ पे नैरो है पीक जो है, और ये वैली जो है ये ब्रॉडर है। जबकि दूसरे में अगर आप देखें तो ये देखें वैली जो है ये जो है नैरो होगी है, जबकि ये जो पीक है ये क्या होगी है? ब्रॉडर होगी। चलें जी, अब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम जो है इनका आपस में रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन है इनका आपस में। पहले आप फर्क देख रहे थे, अब आप कंपेयर करेंगे एक को दूसरे के हवाले से, उनका आपस में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। रिलेशन जी, एक्शन स्पेक्ट्रम correspond to our absorption spectrum of chlorophyll. Graph valley, same two values are obtained for the absorption of the light as well as CO2 consumption. उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम वर्सेस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट पैरेलल टू द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। क्यों नहीं है? कि इसलिए क्योंकि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद हैं, उसकी वजह से एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल नहीं होते। एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन है, फोटोसिंथेसिस इन द मोस्ट अब्जॉर्बिंग इज मोर देन द अब्जॉर्प्शन इटसेल्फ। वेवलेंथ है जी 500 से 600 नैनोमीटर मोर देन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्रीन लाइट बाय द क्लोरोफिल। उसके बाद रीजन क्या है, डिफरेंस क्यों आ रहा है? ड्यू टू एक्सेसरी पिगमेंट्स है।
स्पेक्ट्रम जो है मोर अब्जॉर्प्शन इन द रेड देन द ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हम जी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस पे आते हैं जी। फोटोसिंथेसिस का जो है रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन और वाटर। आप देख सकते हैं 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, जबकि 12 जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरीके से ग्लूकोज बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल जो है क्या बन रहे हैं, वाटर बन रहे हैं जी। फोटोसिंथेसिस को दो जो है रिएक्शन में डिवाइड करते हैं। लाइट डिपेंडेंट एक स्टेज होती है और एक लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज होती है। तो सबसे पहले हम लाइट डिपेंडेंट स्टेज पे आते हैं। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट लाइट है, जैसा कि नेम से शो हो रहा है, एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसमें जो रिड्यूसिंग और सिमुलेटिंग पावर होती है वो NADPH2 और ATP के पास होती है। फोटो सिस्टम जो है, अब फोटो सिस्टम पे आ जाते हैं। फोटो सिस्टम जो है क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को जो है फोटो सिस्टम कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? लाइट को ऑब्जॉर्व करना और उसको थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में यूटिलाइज कराना। इसके अगर पार्ट्स की बात की जाए फोटो सिस्टम के, तो इसके 2 पार्ट हैं। एंटेना कम्प्लेक्स है, रिएक्शन सेंटर है। एंटेना कम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए एंड बी एंड प्लेटिनॉइड्स पाए जा रहे हैं, जबकि रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए है या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और उसके बाद एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या करता है? एटीपी की जनरेशन करता है और कीमियोऑस्मोसिस के जरिए करता है। तो नेक्स्ट हम टाइप ऑफ फोटो सिस्टम पे आ जाएं। दो टाइप्स के फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सिस्टम सेकंड है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसमें जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए है, और इसमें भी क्लोरोफिल ए ही होता है रिएक्शन सेंटर में। इसके जो मैक्सिमम लाइट अब्सॉर्ब कर सकता है फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर की, जबकि ये जो फोटो सिस्टम सेकंड है ये कितनी लाइट अब्सॉर्ब करेगा? 680 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटोन ऑफ लाइट पड़ रही हैं। यहाँ पे एंटेना कॉम्प्लेक्स पे वो आगे रिएक्शन सेंटर को दे देगा, और रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पड़ा होगा, उस पर जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बूस्ट अप होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, जो कि हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जो है हम प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रेलिवेंट जो है। तो सबसे पहले ईच डैश कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटेना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटेना कॉम्प्लेक्स जो है और रिएक्शन सेंटर जो है किसमें? ईच फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटेना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। जो फोटो सिस्टम है उसमें एंटेना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर मौजूद होते हैं। उसके बाद है फोटो सिस्टम फर्स्ट है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच अब्सॉर्ब द मैक्सिमम लाइट। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। तो बीटा ऑप्शन ठीक है, यह भी हम देख के आए थे स्लाइड्स में। नेक्स्ट जो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो है एक्चुअली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के 2 कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक को देखते हैं। नॉन साइक्लिक जो है सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्टेज है, इसलिए इसको लिखा गया प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। एटीपी प्रोडक्शन है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, एटीपी प्रोड्यूस। इसको जी स्कीम भी कहते हैं, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जी शेप। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा होता है जी शेप में कर रहा होता है, इसलिए इसका नाम नॉन साइक्लिक का जो है जी स्कीम भी नाम है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। सेकंड स्टेप में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, वाटर की ब्रेक डाउन होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसको फोटोलाइसिस कहते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होती है कीमियोऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए। फोर्थ स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो कि फोटोलाइसिस में होती है मेन सोर्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। उसके बाद आयरन कंटेनिंग इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद होते हैं, जैसा कि प्लास्टोक्विनीन है, साइटोक्रोम है, फेरिडोक्सिन है। और 1 फोटोन आमतौर पे 1 इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड कर रहा होता है। तो इसका जो पाथवे बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के जो इलेक्ट्रॉन बूस्ट अप होते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है नेक्स्ट प्लास्टोक्विनीन को दे देता है, प्लास्टोक्विनीन नेक्स्ट साइटोक्रोम को दे देगा। इस तरीके से एक की ऑक्सीडेशन हो रही होगी और दूसरे की रिडक्शन हो रही होगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ हो रही होती है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स
साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर वो प्लास्टोसियानिन को मिलेगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट को, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा, वो फेरिडॉक्सिन को देगा और आखिर पे NADP को मिलेगा और वो NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ATP बनेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, कीमियोस्मोसिस के जरिए और मोलेकुलर ऑक्सीजन के जरिए। इस सारे को हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है देखते हैं प्रोसेस को। देखिए फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं ये लाइट पड़ती है इस पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बूस्ट अप हुआ है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का होल पैदा हो गया है। तो इस इलेक्ट्रॉन को होल को किसने फिल किया है? वाटर के मॉलिक्यूल ने। इस वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई है और इसने ये होल को फिल कर दिया। तो यहाँ पे जो वाटर ऑक्सीजन गई ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन गई और इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसने नेक्स्ट शफल कर दिया किसको? प्लास्टोक्विनीन को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो हिस्सा है। उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को प्लास्टोक्विनीन दे देगी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसियानिन के पास पहुंच जाएगा और फिर P700 फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है उसके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर जो है जंप करेगा और ये प्राइमरी एक्सेप्टर जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये फोटोसिस्टम फर्स्ट का है और ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर था फोटोसिस्टम सेकंड का था। तो ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये क्या करेगा? फिर जो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करेगा फेरिडॉक्सिन को और फेरिडॉक्सिन जो है NADP को ट्रांसफर कर देगा। इस तरीके से NADP जो है NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस H में। तो इस तरीके से ये NADPH एक प्रोडक्ट बना। और एक आप यहाँ पे देख रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं तो तब ये ATP रिलीज करते हैं। तो ये जो ATP एक्चुअली केमियोस्मोसिस के जरिए बनती है। इसको नेक्स्ट भी हमने देखना है इस प्रोसेस को जो है केमियोस्मोसिस को। तो ये देखें इस तरीके से जो नॉन साइक्लिक पाथवे था जिसको जी स्कीम भी कहते हैं, इसके जो प्रोडक्ट बने हैं वो NADPH है और ATP प्रोडक्ट बना है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है फर्स्ट वाली प्लास्टोक्विनीन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसियानिन रखती है, जबकि इधर जो है फेरिडॉक्सिन मौजूद। तो इसका पाथवे दोबारा बताया गया है जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यही जो हमने अभी पढ़ा है इस पाथवे को एक्सप्लेन किया गया है दोबारा जो है। नेक्स्ट जो है हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन पे आते हैं। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन सबसे पहले तो है क्यों होती है? साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन प्लांट अपने आप को नॉन साइक्लिक से साइक्लिक पे ट्रांसफर करता है। कब करता है? जब क्लोरोप्लास्ट में ATP की कमी हो जाए। जब क्लोरोप्लास्ट में ATP कम हो जाएगी और NADPH ज्यादा हो जाएगी, जब क्लोरोप्लास्ट में ATP लेस हो जाएगी और NADPH ज्यादा हो जाएगी तो तब प्लांट अपने आप को नॉन साइक्लिक से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की तरफ शिफ्ट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ATP बनाई जा सके और ATP की कमी पूरी की जा सके। उसके बाद जो है ये जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है ये लेस कॉमन है, जबकि जो मोर कॉमन है वो क्या है? नॉन साइक्लिक है, जिसको जी स्कीम कहते हैं। आप देख सकते हैं ये फोटो सिस्टम जो है जब फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन हुआ है तो फेरिडॉक्सिन ने ये इलेक्ट्रॉन दोबारा जो है यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे दिया है, फिर ये प्लास्टोसियानिन से फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ आ गया। तो आप देख सकते हैं ये जो साइक्लिक पाथवे है इसमें ये NADPH ये नहीं बनती, ये इधर ही से फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया। ये फेरिडॉक्सिन यहाँ पे ये फेरिडॉक्सिन दिखाई गई है, इस फेरिडॉक्सिन से फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आ गया, इसलिए इसको साइक्लिक कहते हैं। ये इस फ्लो में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इस फ्लो में मूव करेगा। तो इसमें देखें कोई फोटोलाइसिस भी नहीं हुई और इस साइक्लिक में जस्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व है, जबकि नॉन साइक्लिक में आप देख रहे थे फोटो सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व थे। नॉन साइक्लिक में NADPH भी बन रहा था ATP, जबकि आप देखें इस साइक्लिक में जस्ट यहाँ पे ATP बन रहा है, आगे प्रोसेस जाते ही नहीं है, NADPH बनते ही नहीं है। यही जी हम इधर फर्क देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं इनको पॉइंट्स की फॉर्म में जो मैं आपको फ्लो चार्ट में बता चुका हूँ। नॉन साइक्लिक है, इलेक्ट्रॉन आर नॉट रीयूज, इसमें इलेक्ट्रॉन रीयूज नहीं हो रहे, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन आर रीयूज, इसमें इलेक्ट्रॉन रीयूज हो रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व बोथ द फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है, जबकि इसमें ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व है। इट इज अ लॉन्ग पाथवे, ये एक लंबा पाथवे है। इट इज अ शॉर्ट पाथवे, एक शॉर्ट पाथवे है, जैसा कि अभी आप फ्लो चार्ट में देख चुके हैं। इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये तब होगा जब ATP लेस होगी और NADPH मोर होगी क्लोरोप्लास्ट।
इट जनरेट बोथ द एटीपी एंड NADPH। ये एटीपी और NADPH दोनों ही पैदा कर रहा है, जबकि साइक्लिक जो है जस्ट एटीपी ही जनरेट कर रहा है। इसमें जो है H2O का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है, फोटोलाइसिस हो रही है, जबकि इसमें जो है H2O का मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं हो रहा। इसमें जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और इसमें कोई ऑक्सीजन जो है रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि इसमें फोटोलाइसिस हो ही नहीं रही। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम प्रैक्टिस MCQ करते हैं इससे रिलेटेड, जो है जो कि प्रीवियस UHS में जो है वो दे चुके हैं। जी स्कीम इज यूज फॉर, जी स्कीम जो है किसके लिए वर्ड जी स्कीम का यूज करते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए जी स्कीम का नाम यूज किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो ATP है, तो ATP आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट जी हम कीमियोस्मोसिस पे आ जाते हैं। कीमियोस्मोसिस में सबसे पहले अक्रेंस देखते हैं। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों में ही होता है कीमियोस्मोसिस। प्रोसेस क्या होता है, यूजेज द मेम्ब्रेन टू कपल द रिडॉक्स रिएक्शन टू ATP प्रोडक्शन है। फ्लो इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है रिलीज ऑफ एनर्जी करती है। पंपिंग ऑफ प्रोटॉन हो रहा है अक्रॉस द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ H ग्रेडियंट्स। H ग्रेडियंट्स में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसको ट्रांसफर होती है। मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द ATP सिंथेसिस, जिसे फॉर्मेशन ऑफ ATP होती है। आप देखें ये जो है थैलाकोइड मेम्ब्रेन की इंटीरियर स्पेस है। ये थैलाकोइड की इंटीरियर स्पेस जो है इसको थैलाकोइड ल्यूमन का नाम भी देते हैं। इसमें ये देखिए प्रोटॉन पड़े हुए हैं, और ये जितनी भी है थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ये कैरियर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ये ट्रांसफर हो रहा है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, जबकि आप देख रहे हैं ये जितने भी प्रोटॉन यहाँ पे टूट रहे हैं, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल फोटोलाइसिस में टूटा ब्रेक हुआ था, तो उसमें ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन जो है थैलाकोइड इंटीरियर स्पेस में मूव कर रहा है। तो इंटीरियर स्पेस से ये क्या करता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे मौजूद जो चैनल है उनको यूज करेगा। तो ये ATP सिंथेटेज इसमें एंजाइम मौजूद है। तो ATP सिंथेटेज एंजाइम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन में मौजूद जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको ATP में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये ATP कन्वर्ट होगी, ATP बन गई, तो ये ATP कीमियोस्मोसिस प्रोसेस से बन गई। नेक्स्ट ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज का मतलब है इसको लाइट डायरेक्ट नहीं चाहिए। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है, इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि नाइट के वक्त हो रहा है। इसका ये मतलब है लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन का कि इसको लाइट डायरेक्ट नहीं चाहिए। ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट दोनों में हो रहा है जी। एनर्जी सिमुलेटिंग पावर ATP है और रिड्यूसिंग पावर NADPH2 है। सोर्स ऑफ एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन इसमें NADPH प्लस H है, आयंस है, ये होते हैं। सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी जो है इसमें ATP है। लोकेशन क्या है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और इसी तरह अगर लाइट रिएक्शन की लोकेशन देखी जाए तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। प्रोडक्ट क्या है, इसमें शुगर है। इसके स्टेप कितने हैं, 3 स्टेप हैं। कार्बन फिक्सेशन है, रिडक्शन है, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर है। तो हम इसके साइकिल की तरफ मूव करते हैं जी। सबसे पहले RUBP है। RUBP जो है 3 मॉलिक्यूल्स है रेबुलोज बिसफॉस्फेट के, और इसको रुबेस्को प्रोटीन जो है मिलाती है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ। तो रुबेस्को जो है अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाली ये प्रोटीन है। तो रुबेस्को इनको मिलाएगी जब 3 मॉलिक्यूल्स को 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ, तो 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा 6 कार्बन वाला, ये टूट जाएगा और फिर ये एक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि इसमें स्टेबल नहीं रहना। एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहेंगे। 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्या करेगा, एक फॉस्फेट को गेन करेगा। पहले 3 फॉस्फेट पे एक फॉस्फेट था, अब जो है 1 पे भी आ जाएगा, तो 1,3-बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट बन जाएगा। तो 1,3-बिस फॉस्फेट ये जो ग्लिसरेट बना है इसको बिस का नाम दिया गया है। क्यों बिस का नाम दिया गया है, क्योंकि एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे मौजूद है और एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 पे मौजूद है। तो दोनों फॉस्फेट डिफरेंट कार्बन पे मौजूद हैं, इसलिए बिस का नाम दिया गया। अगर एक ही पे मौजूद होते तो उसको हम बाई कहते, और जब एक फास्फोरस के साथ अटैच होगा फास्फेट के साथ, तो तब उसको डाई कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, याद रखनी है। डाई आप हमेशा ATP में देखते हो एडिनिन डाइफॉस्फेट होता है, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो वहां पे फॉस्फेट के साथ अटैच होता है, इसलिए वर्ड डाई का यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पे हमने कोई बाई
या डाई का वर्ड यूज नहीं किया, हमने बिस का वर्ड यूज किया, क्योंकि डिफरेंट कार्बन है। और बाई के लिए अगर एक ही कार्बन पे दो फॉस्फेट अटैच होते तब हम बाई का वर्ड यूज करते। यहाँ पे हमने 1,3 बिस फॉस्फेट वर्ड यूज किया है कि दो डिफरेंट कार्बन पे जो है फॉस्फेट मौजूद है। उसके बाद ये 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लाइसरीट जो है फिर जो है क्या करेगा, यहाँ से जो है हाइड्रोजन लेगा तो ये G3P ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, रिडक्शन फेज में है। फिर जो है ये एक मॉलिक्यूल यहाँ से G3P का निकल जाएगा, 5 G3P का मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे। 5 G3P का मॉलिक्यूल देख रहे हैं, उसमें 3 कार्बन है, तो 5 G3P का मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो दोबारा जो है RUBP बन जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस साइकिल में आपने क्या हासिल किया है, G3P हासिल किया है, G3P का एक मॉलिक्यूल हासिल किया है। तो आप सबसे पहले जो है इसके हम फर्स्ट स्टेप पे को देखते हैं, थ्योरेटिकल देखते हैं, मैंने इस चेकर बोर्ड में आपको बता दिया है। तो फर्स्ट देखें आप, रीडिंग करते हैं जी इसकी, ज्यादा आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे इससे। तो इसमें जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ CO2 इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल एडेड बाय द रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज Rubisco most abundant protein on earth. 3 CO2 are required to synthesize the one molecule of triose। ये triose का मॉलिक्यूल है, ये triose बना है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का यार प्रोडक्ट क्या है, हाईली अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है इसके और इसके मिलने से ये 6 कंपाउंड कार्बन कंपाउंड बना है, अनस्टेबल था। उसके बाद जो है रिडक्शन में क्या, यूटिलाइज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिक्वायर्ड द 6 ATP एंड 6 NADPH। आप देखते हैं ये जो रिडक्शन स्टेप था इसमें 6 ATP लगे और 6 NADPH लगे, प्रोडक्ट क्या बना है, G3P बना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इधर रीजनरेशन पे आ जाए, तीसरे स्टेप पे रीजनरेशन ऑफ RUBP, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P आर रिसाइकल। ये जो G3P का मॉलिक्यूल 5 है ये रिसाइकल हुए। और उसके बाद एनर्जी ATP, एनर्जी इन्होंने ATP खर्च की, कितने मॉलिक्यूल खर्च किए, 3 ATP। एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर जनरेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, 3 ATP मॉलिक्यूल आर कंज्यूम। ये जो RUBP का मॉलिक्यूल बना है 3 ATP इसने कंज्यूम किया। तो इस तरीके से टोटल जो ATP इस साइकिल में टोटल जो ATP खर्च हुए 9 ATP खर्च हुए। और यहाँ पे NADPH कितने खर्च हुए, 6 NADPH खर्च हुए हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं, 6 NADPH और 9 ATP खर्च हो रहे। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल खर्च हुए हैं। तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट है उसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, 6 NADPH है और 9 ATP है। और जो प्रोडक्ट है उसमें देख रहे हैं ट्रायोज बना है CH2O3 और उसके बाद 6 NADPH, 9 ADP और 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 3 H2O का मॉलिक्यूल। इस तरीके से ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। साइक्लिक फ्लो और C4 फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस। साइक्लिक फ्लो में आप जानते हैं या C4 फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है, ATP जो है प्रोड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट है इमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द CO2 फिक्सेशन इन द कैल्विन साइकिल। जो है इसमें क्या होता है, इमीडिएट जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड की RUBP के साथ फिक्सेशन के साथ, तो अभी आपको आप देखिए अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं, ये वाले अनस्टेबल, ये अनस्टेबल बने हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में शो नहीं किए गए होंगे, डायरेक्ट ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट शो किए गए होंगे आई थिंक। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप नेक्स्ट जो है कंपैरिजन ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन पे आ जाए। लोकेशन जो है डार्क रिएक्शन की, जो लाइट रिएक्शन की ग्रेना है और ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, जबकि इधर स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। रिक्वायर्ड लाइट चाहिए, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लाइट, या आमतौर पे जो है हम नो लाइट का वर्ड यूज कर लेते हैं। एंड प्रोडक्ट जो है OT है, O है, O2 है, ATP है, NADPH2 है, जबकि डार्क रिएक्शन में ATP है और उसके बाद जो है ATP के बाद जो है NADPH2 है। उसके बाद यूजेज वाटर यूज हो रहा है, जबकि इसमें जो है CO2 यूज हो रही है। नेक्स्ट जो है हम रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं जी। रेस्पिरेशन का टॉपिक है, सबसे पहले जो है रेस्पिरेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन है। इंट्रोडक्शन देखते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें होती है कंटेनिंग कार्बन दैट अलाउ टू हार्वेस्ट मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी, जो कि एनर्जी को क्या करेगी, यूज करेगी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज जिसमें हो रहा होता है, ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान हो रहा होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है स्टेप बाय स्टेप होती है, जिसमें कार्बन एक्चुअली कार्बन की बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक की जा रही होती है। प्रोसेस जो है सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और इसमें जो फ्यूल यूज हो रहा होता है आमतौर पे, कॉमन फ्यूल यूज बाय द सेल इज ग्लूकोज। इसमें जो फ्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है। तो हम जो है सबसे पहले जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसको देखते हैं जी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है प्रिमिटिव सेल में हो रही है, सम यूकैरियोटिक सेल सच एज यीस्ट वगैरह,
जबकि लैक्टिक जो है वो मसल ऑफ वुमन और अदर जो एनिमल्स हैं ड्यूरिंग स्प्रिंटिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी में हो रही है। इसके जो प्रोडक्ट हैं अल्कोहलिक अल्कोहल और CO2 है, जबकि इसके जो प्रोडक्ट हैं लैक्टिक एसिड के जो है लैक्टिक एसिड है, जैसा कि नेम से शोर है। इसमें जी इसकी इक्वेशन आप देखेंगे, ये पेरुवेट है तो ये आगे जो है इथाइल अल्कोहल बना रहा है और यहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड बन रहा है और ये NADH जो है दो मॉलिक्यूल जो है कंज्यूम हो रहे हैं। उसके बाद जी एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्क देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, एनारोबिक जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। रिएक्टेंट जो है इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, जबकि इसमें रिएक्टेंट जो है एनारोबिक में जस्ट ग्लूकोज है। ये जो है यहाँ पे जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट CO2 H2O है और एनर्जी है, जबकि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड इथाइल अल्कोहल और CO2 है। यहाँ पे टोटल ATP जो है 40 ATP या नेट 36 और 38 ATP लेते हैं, जबकि यहाँ पे जो है टोटल जो है 4 ATP है या नेट जो है 2 ATP है। इसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो रिलीज हो रहा है उससे एनर्जी जो है 98%, यहाँ पे जो है 2% है। लोकेशन जो है यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, जबकि इसकी जो है साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहाँ पे दोबारा जो है फ्लो चार्ट दिया गया है जी। पेरुवेट का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो एक तो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और फिर क्रैब साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें एरोबिक की, तो अगर एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन की बात करें तो लैक्टेट भी बना सकता है और उसके बाद एथेनॉल भी बना सकता है, तो इसको लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कहेंगे, फर्मेंटेशन कहेंगे, जबकि इसको जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। नेक्स्ट जो है हम मूव इसमें जो है कुछ स्टेप देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो है 4 स्टेप में डिवाइड किया गया। ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है जो एक लिंक रिएक्शन का काम कर रहा होता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के दरमियान। उसके बाद क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल है, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या TCA साइकिल भी कहते हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेप है रेस्पिरेटरी चेन, और इसमें क्या हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एक सीरीज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन जो हो रहा होता है, और वही इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा होता है वो किसके साथ एंड पे जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है रिएक्ट करता है। तो ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप पे आते हैं जी। ग्लाइकोलाइसिस पे ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है। कैन अकर बोथ एनारोबिक और एनारोबिक कंडीशन, एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन दोनों में हो रही है। एसेंशियल जो इसमें मॉलिक्यूल है ATP है या उसके बाद NAD है। इसमें फेजेस दो हैं, एक प्रिपरेटरी फेज होता है और एक ऑक्सीडेटिव फेज होता है। प्रिपरेटरी फेज में हमेशा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रही होती है और 2 ATP के मॉलिक्यूल जो है एनर्जी जो है एक्सपेंड हो रही होती है, और जब इधर जो है गेन हो रही होती है 4 ATP के मॉलिक्यूल गेन हो रहे होते हैं और 2 NADH के मॉलिक्यूल गेन हो रहे होते हैं। और इसमें क्या हो रही होती है ऑक्सीडेटिव या P ऑफ फेज में कन्वर्जन ऑफ G3P हो रही होती है, इसमें पेरुवेट में। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो है देखते हैं, एंड प्रोडक्ट में टोटल कंजप्शन देखें तो 2 ATP हुए हैं, टोटल प्रोडक्शन देखें तो 4 ATP है और नेट प्रोडक्शन जो है वो क्या है 2 ATP। इसको हम इस फ्लो चार्ट में भी देखते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये टूटा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बने हैं और ATP में कन्वर्ट हुई है। यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है अपनी एसोमर फॉर्म में आता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। यही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फिर जो है एक और फॉस्फेट यहाँ से ऐड करेगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगी और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये बन जाएगा। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है फिर टूटेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन DHAP बनेगा और ग्लाइसरल एल्डिहाइड जिसको G3P कहते हैं ये बनेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लाइसरिएट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो G3P है ये भी 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लाइसरिएट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे ये सेम ही चलेंगे। 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लाइसरिएट जो है 3 फॉस्फोग्लाइसरिएट में कन्वर्ट हुआ है और 3 फॉस्फोग्लाइसरिएट फिर एक फॉस्फेट कम हुआ है, 2 फॉस्फोग्लाइसरिएट फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हुई है, 2 कार्बन पे आ गया, 2 फॉस्फोग्लाइसरिएट बना है और 2 फॉस्फोग्लाइसरिएट वाटर का मॉलिक्यूल निकला है, तो ये डिहाइड्रेशन हुई। तो इसके बाद 2 फॉस्फोइनोल पैरोवेट बना है और फॉस्फोइनोल पैरोवेट ने फिर जो है फॉस्फेट को रिमूव किया, उसको ADP से ATP वो कन्वर्ट हो गया और क्या बन गया पैरुवेट बन गया। तो इस तरीके से पैरुवेट जो बना है ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट बना है। तो इसमें आप पूरे साइकिल में देख सकते हैं, यहाँ पे ये ATP बना है, ये ATP कंज्यूम हुआ है, ये ATP कंज्यूम हुआ है, तो 2 ATP कंज्यूम हुए हैं। जबकि आप देख सकते हैं ये ATP फॉर्मेशन ऑफ ATP हुई है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ATP हुई है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ATP हुई है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो 4 ATP की फॉर्मेशन हुई है जैसा कि इधर बताया है और 2 ATP कंज्यूम हुए हैं। तो टोटल जो नेट प्रोडक्शन है वो कितनी आई है 2 ATP है।
उसके बाद अगर NADH की बात करें तो 2 NADH फॉर्म हुए हैं, ये एक NADH इधर देख सकते हैं, एक NADH जो है यहाँ पे मौजूद है, तो 2 NAD की फॉर्मेशन। ये आपने याद रखनी है कहाँ पे NADH की फॉर्मेशन हुई है, कौन से स्टेप पे, और कौन से स्टेप पे ATP की फॉर्मेशन हुई है, ये स्टेप भी याद रखने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इन स्टेप से रिलेटेड भी डेवलप किया जा सकता है कि कौन से स्टेप में ATP की फॉर्मेशन हुई है, कौन से स्टेप में NADH की फॉर्मेशन हुई है, कौन से स्टेप में ATP की कंजप्शन हुई है, तो ये सारे स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद है पेरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है जी। सेकंड स्टेप पेरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पेरुविक एसिड जो यहाँ पे पेरुवेट बना है या जिसको पेरुविक एसिड कहते हैं, ये जो दो मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स आगे क्या करते हैं, पेरुवेट के मॉलिक्यूल जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन होती है और दूसरा ये पेरुविक एसिड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिटिक एसिड। और इसको ऑक्सीडाइज कौन करता है, पेरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को NAD जो है, NAD प्लस जो है, इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया है। तो साइकिल बिगिंस व्हेन द 2 कार्बन यूनिट फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम रिएक्ट विद द 4 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटेट टू प्रोड्यूस द सिट्रेट। ये उसने बात किया क्रेब्स, जो हम नेक्स्ट साइकिल की तरफ आने लगे क्रेब्स साइकिल, उसकी बात करता है। देखिए जो लास्ट पे बन चुका था एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए अब इस ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेगा। तो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जब ये स्टेट मिलेगा तो ऑक्सैलो एसीटेट और स्टेट मिलके ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये अब जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे स्टेट का कंपाउंड बनेगा। तो ये स्टेट मॉलिक्यूल जो है क्या करेगा, अपनी एसोमर फॉर्म में आएगा और अपनी एसोमर फॉर्म से ये एसो स्टेट बनाएगा। ये स्टेप मैंने स्किप किया क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक पे जो है ये नहीं मिलेगा। तो स्टेट से आपने डायरेक्ट जो है किसकी तरफ आ जाना है, एसो स्टेट की तरफ आ जाना है। यहाँ पे मैंने उनके जो स्ट्रक्चर फार्मूले थे वो भी शो किए हैं ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी पेश है, आप उसको इजीली समझ सके। स्टेट से जस्ट वो एसोमेरिक फॉर्म में आया और एसो स्टेट में है, एसो स्टेट से वो अल्फा कीटोग्लिसरेट की फॉर्म में आया। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, एसो स्टेट से जब वो अल्फा कीटोग्लिसरेट की फॉर्म में है फिर जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है एसोस्टेट, और एक ऑक्सीडाइज हुआ है, दूसरा डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चलेगा। अल्फा कीटोग्लिसरेट फिर जो है सक्सिनल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनल कोएंजाइम ए फिर ये सक्सिनेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आप कार्बन के नंबर भी काउंट कर सकते हैं कि अल्फा कीटोग्लिसरेट में कितने कार्बन नंबर है, आप सक्सिनेट में कितने कार्बन के नंबर हो गए, फिर फ्यूमारेट में कितने हैं, यहाँ से कार्बन नंबर भी आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे सक्सिनेट है इसमें कितने कार्बन हो गए, फ्यूमारेट है इसमें कितने कार्बन है, ये भी आपको याद रखना है। अब सक्सिनेट फिर जो है फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये इसकी ऑक्सी जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन अब इस सक्सिनेट से फ्यूमारेट कन्वर्जन में जो ऑक्सीडेशन किया किसने किया, FeD ने जो है ऑक्सीडेशन किया। फ्यूमारेट फिर मालेट में कन्वर्ट हो जाएगा और मालेट जो है दोबारा जो है ऑक्सैलो एसीटेट बना देगा। इस तरीके से ये साइकिल जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा है यील्ड जो मिली है इसमें एक ATP का मॉलिक्यूल मिला है और उसके 3 यहाँ पे सक्सिनल कोएंजाइम ए सक्सिनेट बना है। तो इससे जो है एक जो है वो क्या मिलता है, ATP का मॉलिक्यूल, और 3 NADH के मॉलिक्यूल मिले हैं और एक FADH। तो ये जो GTP है ये यहाँ से एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है, GTP से GTP एक ATP। और इधर आप देख सकते हैं ये एक NADH है, दूसरा ये NADH है और तीसरा ये NADH है। 3 NADH के मॉलिक्यूल बने, एक FADH बना है, ये एक FADH बना है। तो इस एक साइकिल में 3 NADH बने, एक ATP बना और एक FADH2 बना। लेकिन ये एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था। लेकिन आप जानते हो ग्लाइकोलाइसिस में कितने होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट बनते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरा भी अगर ऐसे एसिटाइल कोएंजाइम प्रोसेस हो रहा है दूसरा साइकिल भी, तो इसका मतलब है फिर टोटल अगर वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वर्ड यूज करता है तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्रैब साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं और कितने NADH बनते हैं और कितने FADH2 बनते हैं। तो तब आप इसको डबल कर लें कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्रैब साइकिल में 2 ATP बनते हैं, 6 NADH बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं। लेकिन अगर वो वर्ड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में वर्ड ये यूज करे कि एक जो है एक ही क्रैब साइकिल में, या वो वर्ड यूज करे कि एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल से कितने ATP बने, कितने NADH बने, तो तब अगर एक पायरुवेट की मॉलिक्यूल की बात हो तो तब आप एक ATP, 3 NADH और एक FADH2 की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या चीज है ये आप अभी देख चुके हैं, NAD प्लस NADH है। उसके बाद नेक्स्ट है इन द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस द CO2 कंबाइन विद द
टू फॉर्म एन अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट, जो अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड है टू फॉर्म दी 6 अनस्टेबल, तो ये किसके साथ मिलता है? CO2 कंबाइंड विद दी रेबुलोज बिसफॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, तो रेबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलता है तो 6 अनस्टेबल कार्बन कंपाउंड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन ग्लाइकोलाइसिस, इसका मतलब है फर्स्ट का ये सी ऑप्शन ठीक था, ये सेकंड का ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है थर्ड पे है इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट बाय लूजिंग दी डैश फॉस्फेट मॉलिक्यूल। कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल? बेटा अगर 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बन रहा है, 3 फॉस्फेट बना है तो इसका मतलब है उसने एक फॉस्फेट लूज किया, कार्बन नंबर 1 वाला। एक आंसर आना चाहिए बेटा। नेक्स्ट है मालेट इज ऑक्सीडाइज भाई, मालेट को कौन ऑक्सीडाइज करता है? Na ऑक्सीडाइज करता है, सी जो है ये सी ऑप्शन जो है ठीक है, मालेट ऑक्सीडाइज बाय दी NAD टू ऑक्सोलोएसिटेट द क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसकी सिग्निफिकेंस देखें, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड इनटू a series of oxidation reduction step. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, ATP सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ O2। यील्ड इसमें क्या है? 3 ATP से 1 NADH, 1 NADH से 3 ATP बनती है और इस तरह 1 FADH से 2 ATP बनती है। ये देखिए बेटा, ये सारा प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। NADH और FADH है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, Q के पास जा रहे हैं, फिर साइटोक्रोम B, C1, C, A, फिर A3, फिर आखिर पे ऑक्सीजन ये एक्सेप्ट कर रही है और वो H2O में कन्वर्ट हो। तो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल जो इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट करना है वो किसने करना है? ऑक्सीजन ने करना है। तो लास्ट पे जो है हम जो है नेक्स्ट जो है हम किसकी तरफ आते हैं? आखिर पे जो है हम आते हैं, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या हो रहा है? ATP सिंथेसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। लोकेशन जो है इसमें इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। उसके बाद कपलिंग, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज कपल्ड विद द रेस्पिरेटरी चेन है। उसके बाद इसमें मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? पंपिंग ऑफ प्रोटॉन हो रही है H+ अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डेड इनटू सीरीज ऑफ क्रस्टिया बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ये प्रोसेस हो रहा है। हम प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो है प्रीवियस जो UHS के टेस्ट में जो है रिपीट हो चुके हैं MCQ, हम उनको करने लगे हैं। फर्स्ट पे ग्लाइकोलाइसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जब ब्रेकडाउन होती है तो किसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं? हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा कि 2 मॉलिक्यूल जो है वो पैरुवेट के बनते हैं, तो बीटा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिफोर एंटरिंग इनटू अ क्रेब्स साइकिल द पैरुवेट इज फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेटेड एंड ऑक्सीडाइज्ड इनटू अ पैरुवेट। किसमें ऑक्सीडाइज होता है सबसे पहले? जो है ये आपको बता चुका है, एसिटाइल कोएंजाइम A में, या उसको एसिटिक एसिड कहते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन। तीसरे MCQ पे आते हैं। इन some electron from the second primary acceptor may be passed back to the chlorophyll molecule by the electron carrier transport yielding the ATP. The process is called, वो कहते हैं समटाइम ऐसे होता है कि ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, सेकंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो आगे इलेक्ट्रॉन देने की बजाय दोबारा जो है क्लोरोफिल को दे देता है। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है? ATP बन रहा होता है। तो ऐसा प्रोसेस कौन सा होता है? तो इसका मतलब है वो जिस प्रोसेस की बात कर रहा है वो नॉन साइक्लिक की बात कर रहा है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की जो है क्या की जा रही है? बात की जा रही है, जिसमें ATP की प्रोडक्शन हो रही है। तो नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं एवरी मॉलिक्यूल ऑफ NADH फिट इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट। हर जो NADH का मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो कितने ATP देता है? वो 3 ATP देता है। अभी आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखा है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन में जो फाइनल एक्सेप्टर है, आप फ्लो चार्ट में देख चुके हैं, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये फाइनल एक्सेप्टर है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स। एंड प्रोडक्ट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूमंस में और अदर मैमल्स में, तो वो क्या है? पैरुविक एसिड है, एथेनॉल है और लैक्टिक एसिड है, जबकि ग्लूकोज है। तो अगर आप बात करें एनारोबिक की तो लैक्टिक और एथेनॉल है, जबकि आप इधर बात करें तो जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पैरुविक एसिड ही है। ग्लाइकोलाइसिस में देख चुके हैं। नेक्स्ट जो है टोटल NADH फाउंड बाय द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, वो कहते हैं NADH में कितने जो है मॉलिक्यूल NADH क्रेब्स साइकिल में जो है NADH के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, और उसने वर्ड यूज कर दिया 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो 6 NADH बनेंगे। 6 NADH, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। 1 ग्लूकोज का मतलब है
2 पैरुवेट दाखिल हुए, ठीक है। तो 2 पैरुवेट से डबल अमाउंट हो जाएगी NADH की, 3 से 6 हो जाएंगे, तो 6 NADH अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट जो है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ऑक्सीजन ही है टर्मिनल भी, तो डेल्टा ऑप्शन ठीक है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, पैरुवेट होता है। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू की तरफ। ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट विद डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ, ऑक्सीडेटिव फेज जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन किसकी होती है, और NADH बनता है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की होती है, तो ये बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इन वन टर्म द Krebs cycle produce the 1 molecule of ATP, 1 molecule of FADH and molecule of NADH। वो कहता है एक Krebs cycle का एक टर्म में जो है कितने जो है NADH बनते हैं, 3 NADH बनते हैं, तो ये बीटा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है which one of the following the stage of cellular respiration for which the oxygen is not essential। कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का कौन सा फेज ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन जो है जरूरी नहीं है, तो ग्लाइकोलाइसिस है, जैसा कि देख चुके हैं एब्सेंस में भी हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। नेक्स्ट जो है पैरुवेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस मूव फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वेयर इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू डैश प्रोडक्ट CO2 एज बाय प्रोडक्ट। वो कहता है पैरुवेट का जो एंड ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है जब साइटोसोल्स की से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ करता है, वेयर इट इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोड्यूसेस CO2 एज ए बाय प्रोडक्ट, तो तब क्या बनता है, तब एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये आपने एसिटिक एसिड है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है जब वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, in the electron transport chain the electron from the NADH and FADH are passed to, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH और FADH के, वो किसके पास जाते हैं, कोएंजाइम Q जो है उनको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैरियर ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन आर लोकेटेड इन, जो कैरियर है रेस्पिरेटरी चेन के वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, अभी आप देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे वो क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। नेक्स्ट है साइक्लिक फ्लो और C4 फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस, साइक्लिक या C4 फोटोसिंथेसिस जो है क्या पैदा करता है, ATP पैदा करता है, तो C ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमारा ये जो बायो एनर्जेटिक्स का बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर था खत्म हुआ। इसको गौर से जो है इस वीडियो को सुनिएगा और अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट जो है स्टूडेंट क्लियर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।